हम्म टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलॉकटरी ऑर्डर्स क्या होता है? कई बार आप लोगों ने अभी पढ़ा ही है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग ड्यूरिंग द केस प्राइमरी डिग्री मिल जाता है ना? फिर अगर डिग्री वो मिल चुका है तो फिर क्या प्रोसेस रहेगा? इसी के साथ का एक प्रोसेस होता है अस्थायी व्यादेश, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। अस्थायी व्यादेश आप सभी लोगों ने शायद इसे स्पेसिफिक रिलीफ में भी पढ़ा है। और स्टे बोला जाता है ना, स्टे आप लोग समझते हैं कि स्टे कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए इमीडिएट हमें कुछ रिलीफ चाहिए, है ना, कि अगर वो चीज उसी टाइम हमें नहीं मिली तो डेफिनेटली सामने वाले के साथ कोई अन्याय हो जाएगा, मीन्स उसके साथ फेयर नहीं होगा। अब उन चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं? भाई कोर्ट क्या करेगा? इमीडिएट अगर कोई चीज मतलब तत्काल उपचार किसी को चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये जो स्टे होता है, इंजंक्शन होता है टेम्परेरी, ये इसी का एक पार्ट है। क्या होते हैं इसके, है ना, जो आपकी शायद किसी के पास बुक हो तो आप देखिए, आप लोग इसमें इसे काइंड्स ऑफ इंजंक्शन लिखिए पहले। तो इसमें 4 तरह के इंजंक्शन होते हैं। टेम्परेरी अस्थायी व्यादेश जिसे कहा जाता है, परपेचुअल स्थायी, प्रोहिबिटरी निषेधात्मक एंड मैंडेटरी समादेशात्मक। अब क्योंकि सीपीसी हमारे जो है वो सिर्फ मैंडेटरी समादेशात्मक। देखिए सीपीसी जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में बताती है, बाकी के जो रेस्ट 3 हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो आप लोग बिल्कुल उसे बुक को निकालिए, और नहीं समझ आता है तो पूछिए, क्योंकि बाकी के जैसे कि जो होता है परपेचुअल इंजंक्शन होता है जिसे शाश्वत बोला जाता है, जो कि हमेशा के लिए, जैसे कि टेम्परेरी अपने आप में आप लोगों को क्लियर है। टेम्परेरी इंजंक्शन पर्टिकुलर टाइम बीइंग या कुछ समय के लिए या तत्काल, या ऐसा जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से इसे समझिए कि कोई एक प्लॉट है, उस पर किसी ने इलीगल पोजीशन लिया और उस इलीगल पोजीशन के साथ उन्होंने उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई पहली चीज तो ये है कि मैंने उस प्लॉट के लिए डिक्लेरेशन का दावा लगाया कि दिस इज माय प्रॉपर्टी, और ये डिक्लेयर किया जाए कि इसकी ओनर मैं हूँ। ठीक, मैंने सारे पेपर सबमिट कर दिए। सेकंड, मैंने उसी के साथ एक 3912 का एप्लीकेशन लगाया। हमेशा 3912 का जो एप्लीकेशन लगाया जाता है वो सीपीसी में लगाया जाता है जब भी हमारे सिविल केसेस चल रहे होते हैं। उस बीच अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डर के अगेंस्ट या तो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट या कोई ऐसी कंडीशन में जहां हमें ये लगता है कि यहाँ तुरंत तत्कालिक उपचार दिया जाना चाहिए, उस कंडीशन में यहाँ कोर्ट के समक्ष हम 3912 का एक एप्लीकेशन देते हैं। उसमें जो टेम्परेरी इंजंक्शन मीन्स हमें जो स्टे चाहिए उसकी डिमांड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये त्वरित होता है। आपको जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अगर मेरे प्लॉट पर कोई बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई, बाद में वो टूटेगी, मेरी प्रॉपर्टी है, इससे अच्छा है अभी सबसे पहले उस कंस्ट्रक्शन को रोक दिए जाने के लिए मैंने स्टे फाइल किया। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल आपको एक रियल केस बताती हूँ। रियल केस था एक हमारा, उसमें क्या हुआ था कि आपका घर है, उस घर से लगा हुआ घर बनना शुरू हुआ। ठीक, जब सामने वाले ने उस घर को बनाना शुरू हुआ तो उसने जिस तरह से बनाना शुरू किया, यहाँ पर आपको टॉर्ट्स में जो होता है ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और ये सारी चीजें विक्टोरियस लायबिलिटी, ये सब आपको याद आना चाहिए। अब जैसे वादी के दीवार से लगा हुआ प्रतिवादी घर बनाता है और वादी की दीवार को बार बार डैमेज करता है और उसे पूरी तरह से तोड़ देता है, और कहा यह जाता है कि नहीं वो तो उसके एरिया में काम कर रहा है, बट यहाँ डैमेज तो प्लेटिव की वॉल पर हो रहा है।
अब अगर वो डैमेज होता है तो अभी यहाँ पर प्लेंटिफ क्या करेगा, बैठकर वो डैमेज को बियर करेगा क्या? डेफिनेटली नहीं। अभी वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो वो ये स्टे 39(1)(2) की एक एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई सामने वाले ने आपके यहाँ पर इस तरह का जो काम किया जा रहा है सबसे पहले उसे रोका जाए। फिर वो कोर्ट से उतनी जितनी भी क्षति हुई है उसके लिए वो कंपनसेशन की डिमांड करेगा कि भाई मेरे प्रतिवादी के जो भी एक्ट हुए उस कारण से मेरे घर को जितना डैमेज हुआ उसके लिए मुझे कंपनसेशन दिया जाए। बट सबसे पहले रिक्वायर क्या है उसकी रिक्वायरमेंट कि पहले उस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, नहीं तो उसका तो पूरा घर टूट जाएगा जिस तरह से वो काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो इंजंक्शन होता है वो स्टे टेम्परेरी कि सबसे पहले उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड क्या है कि अब इस चीज को रोक दिया जाए। क्लियर? तो यहाँ पर जो इंजंक्शन होता है उसमें कई ऐसी चीजें हो सकती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ इस तरह के टेम्परेरी इंजंक्शन में भी ग्रांटेड, तो कहाँ हो सकते हैं। That any property is dispute in a suit in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree। बाद में किसी विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में खतरा है कि वह उसको नुकसान करेगा। अब जैसे मैंने ये कहा कि ये केस रियल हुआ था जो अभी मैंने आपको बताया, इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ ने जब केस लगाया कि भाई मेरे घर को यहाँ डैमेज हो रहा है और सामने वाले के अगेंस्ट उसने केस फाइल किया। आप मानोगे रातों रात उस व्यक्ति ने दूसरे लोगों को बुलाकर उसकी पूरे घर की आसपास की 3 दीवारों को और तोड़वा दिया। यहाँ तो स्टे आपने आज डेट में लगाया है, आज रात को आपका घर पूरी तरह टूट चुका था। अब जब वो टूट गया तो फिर अब आपके पास क्या बचता है? स्टे के लिए तो आपने किया ही है, देन फिर आप क्रिमिनल में पहुंच गए कि भाई इंटेंशनली आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, प्लस आपका सिविल तो चल ही रहा है और इसी के साथ आपने क्रिमिनल केस अलग से फाइल किया। ठीक है, तो यहाँ अगर इस तरह का कोई होता है कि उसे एग्जीक्यूशन के पहले, जैसे यहाँ क्लियर लिखा है कि हो सकता है एग्जीक्यूशन के पहले उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए जिसके लिए डिक्री होनी है, या फिर उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, या फिर किसी भी तरह से जो डिपेंडेंट है दैट डिपेंडेंट threatens or intend to remove or dispose of his property with a view of defraud his creditors। अगर इंटेंशनली वो किसी व्यक्ति को जिससे भी उसे लेना देना है उस व्यक्ति को फ्रॉडफुली मींस कपट के आशय से उसे हटाने की कोशिश करता है, या प्रतिवादी वाद को बाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति से बेकब्जा करने के लिए या वादी को संपत्ति के संबंध में किसी भी तरह की क्षति देने की कुछ धमकी देता है, इन कंडीशन में टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जा सकता है। इसमें केस का नाम लिखिए आप 2-3, नंदू पिता भगवान दास, नंदू सन ऑफ भगवान दास एंड अदर्स वर्सेस जमुना बाई एंड अदर्स। 2016 का ही ये केस है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है 39(1)(2) की, तो उसे सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या उसमें मेंटेनेबल है, क्या उसे मेंटेन किया जाए, क्या उसे एक्सेप्ट किया जाए और उसके पेपर में डिसीजन दिया जाए। तो ये केस में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब आप किसी के अगेंस्ट 39(1)(2) लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्वरित निर्णय होता है और आपको तुरंत यहाँ रिलीफ दिया जाता है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन दी गई है उसके लिए ये बहुत मैटर करता है कि क्या वो एप्लीकेशन जो लगाई गई है वो मेंटेबल या पोषणीय है या नहीं है। अब फिर क्या होता है, इंटेंशन टू डिस्ट्रेंट रिपीटेशन ऑफ और कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रीच। कई बार क्या होता है, ब्रीच जो भी पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए है या कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, तो यहाँ पर अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके लिए किसी भी तरह का कंपनसेशन का आपने कोई भी कंपनसेशन के लिए किसी भी तरह का डील हुआ है नहीं हुआ है, बट अगर रिपीटेडली इस तरह की चीजें होती हैं तो यहाँ पर इस तरह की एक्ट को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। द कोर्ट में बी ऑर्डर ग्रांट सच इंजंक्शन और सच टर्म्स एज टू द ड्यूरेशन ऑफ द इंजंक्शन कीपिंग इन अकाउंट गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक्स फिट। यहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि पर्टिकुलर किसी पार्ट पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है या कोई ऐसे एक्ट हैं जो रिपीट होते हैं जो कि सही नहीं है, वहां पर इस तरह की चीजों के लिए गारंटी की और सिक्योरिटी की डिमांड की जा सकती है। देखिए
चीज मुझे पहले तो ये बताइए कि व्यादेश है क्या, इंजंक्शन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अजय है क्लास में? अजय? यस मैम। अजय क्या होता है इंजंक्शन? जैसे मैंने 4 मैम इंटेंशन, क्या होता है इंजंक्शन? मैम इंटेंशन मतलब आशय कि हमारा ज्ञान नॉलेज कैसा है। गलत। और कोई? मैम इंजंक्शन आप मतलब लोगों एक को इसका ऑफिशियल मतलब समझ में है नहीं कोर्ट है, के प्लीज द्वारा कोई बताइए। भी चीज को रुकवाने के लिए। सॉरी, कौन बोला? मैम दीपक मैम, मैंने ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट और लॉ टू डू और टू स्टॉप समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। हाँ, वेरी गुड। बट किसी चीज को या तो देखिए, हमने 4 जो पॉइंट्स लिखे थे, एक तो आपका टेम्परेरी होता है कि पर्टिकुलर 2 महीने के लिए आपको मना कर दिया गया है कि आपको ये करना है, या क्या सिर्फ करने के लिए किया जाता है या ना करने के लिए, मीन्स यहाँ पर ये दोनों चीजें शामिल है। या तो किसी, देखो अजय क्या होता है, अस्थायी व्यादेश का मतलब होता है व्यादेश, इसको लिख लेना, अस्थायी व्यादेश या शाश्वत व्यादेश या निषेधात्मक आदेश या समादेशात्मक। देखिए सबसे पहले तो यस मैम। इंजंक्शन होता क्या है कि यहाँ पर कोर्ट किसी चीज को रोक देता है। अब रोकने के साथ क्या करेगा कोर्ट? या तो किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर चीज को करने के लिए कहेगा या न करने के लिए कहेगा। अब अगर ये चीजें अस्थायी हैं तो वो आपके अस्थायी में चली गई। अगर वो चीजें स्थायी रूप से हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने डिक्लेरेशन का सूट लगाया प्लस मैंने स्टे की डिमांड की, अब मैंने यहाँ पर टेम्परेरी स्टे मांगा है बट कोर्ट को क्लियर हो गया कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, तो क्या वो टेम्परेरी स्टे ऑटोमेटिकली किस में बदल जाएगा? शाश्वत में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है और सामने वाले ने जिसने इस पर कंस्ट्रक्शन किया है उसका तो कोई राइट ही नहीं बनता है, तो यहाँ पर वो चीज परपेचुअल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह होता है निषेधात्मक। प्रोहिबिटरी अपने आप में समझ आता है हमें कि प्रोहिबिशन मतलब कि जब नकारात्मक मीन्स नेगेटिव वे में या किसी चीज को रोकने के लिए निषेध किया जाता है, प्रोहिबिशन लगाया जाता है, तो इट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। और समादेश मैंडेटरी, यू हैव टू डू दैट, देयर इज नो ऑप्शन। यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ चीजें मैंडेटरी हैं स्टे के ऑर्डर में भी, तो यहाँ पर उसे हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्डर जो स्पेसिफिक किसी काम को करने के लिए या किसी काम को नहीं करने के लिए दिया जाता है कोर्ट के थ्रू, किसके लिए? जिसने भी उससे कोर्ट से इस तरह का रिलीफ मांगा है। ऑर्डर 1 में हमने देखा कि कहां कहां हो सकता है, जहां पर डिफेंडेंट इंटेंशनली किसी को फ्रॉड करता है या उसका उस प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मिसयूज करने का, बेच देने का या एग्जीक्यूशन तक नहीं ला पाने का इंटेंशन होता है, उस कंडीशन में यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं। सीपीसी में हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन को पढ़ते हैं, बाकी सारी चीजों के लिए हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ना होता है। क्लियर यहाँ तक? इसमें एक और केस का यस नाम मैम। लिखिए, नगर पालिका परिषद मजाल खंड वर्सेस हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड। अब मुझे एक चीज और क्लियर कर पूछनी है, क्या स्टे सिर्फ डिपेंडेंट सॉरी वादी ही लेगा? क्यों अजय? कोई भी जिसको भी क्वेश्चन है पूछ सकता है या मुझे इसका आंसर तो कोई दे दे। क्या ये मैम सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के लिए है, वादी ही ये रिलीफ लेगा? मैम प्रतिवादी भी ले सकते ना मैम। केस लिखा है कि इसमें नाम लिखा है, ये केस इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नगर पालिका परिषद मजालखंड वर्सेस हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड AIR 2009। अगर कोई प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पास नहीं, प्लेंटिफ के पास है, तो क्या उस कंडीशन में भी इंजंक्शन दिया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है? तो यस। फिर एक और केस लिखिए कि अब यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए स्टेटस को। देखिए क्या होता है, एक और चीज होती है यथास्थिति, इसको लिख लेना, ये शब्द आपको कोर्ट में बहुत सुनने को मिलेगा। इससे रिलेटेड पहले केस लिख लीजिए, डी अल्बर्ट वर्सेस ललिता AIR 1989। इसको इंग्लिश में लिखना स्टेटस क्यो और उसके सामने लिखना यथास्थिति।
क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उस पर वादी, जैसे मैंने बोला था ना, एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर विल से रिलेटेड कोई मैटर है, 4 भाइयों की जॉइंट प्रॉपर्टी और उसमें विल क्लियर नहीं है किसके पास है। अब ये तो फैक्ट है कि चारों में से किसी एक के पास है ना। अब चारों में से किसी एक के पास है तो उसे कोर्ट में तो सबमिट करना। अब अगर वो नहीं करता है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई ऐसी कोई मैटर आता है जहां पर कि जो प्रॉपर्टी है उस पर पोजीशन के लिए दोनों पार्टीज नकार देती हैं, या दोनों पार्टी के लिए ये होता है कि हाँ इसके पास है या इसके पास है, दोनों उस चीज को पर अपना अपना कब्जा बता रहे होते हैं, डिनाई कर रहे होते हैं। ऐसी कोई अगर कंडीशन है जो कि डिलेमा में है और क्लियर नहीं है, और कोर्ट को पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि प्रॉपर्टी किसकी है, वहां पर कोर्ट इस तरह का स्टे दे देगा और स्टे देने के बाद उसका स्टेटस क्यू मतलब यथास्थिति छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि भाई कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के लिए आपने स्टे लगा दिया, स्टे के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। अब मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने यहाँ झूठा केस लगाया है कि प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी सच में भी उसी की है जिसका कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो इस ऑर्डर कैसा रहेगा, उस पर स्टे रहेगा। और जब तक ये मान लीजिए कि ये टेम्पररी इंजंक्शन था, बट उसे हम यथास्थिति कब तक छोड़ देंगे? जब तक कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लिया जाता। वो इसलिए जरूरी है कि जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, अगर इसका स्टे हटा दिया जाता है या यथास्थिति नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर फिर उस प्रॉपर्टी के लिए जो कंस्ट्रक्शन होगा या जो भी चीजें होंगी और ज्यादा डिस्प्यूटेड हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं। अब कुछ चीजें आपकी ऑर्डर और इसके अलावा ये है कि भाई कब कब इस तरह का स्टे दिया जा सकता है। तो जैसे ऑर्डर 39 के रूल 1 में तो हमने देखा कि कब दिया जा सकता है। इसके अलावा सबसे खास चीज है बोनाफाइड कंटेंशन, ये होता है सद्भावना पूर्वक विवाद। लिख लेना इसको, बोनाफाइड कंटेंशन। क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने होता है ना कि कोई चीज आप इंटेंशनली करते हैं किसी को परेशान करने के लिए, है ना। अब अगर ये चीज नहीं है, आपका केस पूरा सच्चा है और गुड फेथ में इस तरह की कोई चीजें हैं और आप सच में मतलब कुछ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, आप फेयर ट्रायल चाहते हैं, फेयर ट्रायल, उस कंडीशन में इस तरह का स्टे दिया जा सकता है। और इसी के साथ मान लीजिए कि कोई, देखिए जांच के लिए सारवान प्रश्न, जैसे मैंने कहा सारवान प्रश्न यहाँ पर क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, वहां पर अगर होना लगता है और ये लगता है कि यहाँ पर वादी को उपचार प्राप्त होने की संभावना है तो यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तो यहाँ पर इस तरह की जब चीजें होती हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जो कि हमारी सीपीसी में बता दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंजंक्शन दिया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि किसी ने इस तरह के स्टे को डिसओबे किया, देन क्या होगा? आपका 2A, ये है ना 2A जो है, इसे देखिएगा एक बार, खतरनाक है। रेखा और पैसे कौन छोड़ती क्या? किसका माइक खुला है भाई? पढ़ना नहीं है तो क्लास में नहीं आएंगे और ना ही किसी को ज्वाइन करने की जरूरत है। अगर आप लोगों का फोकस नहीं है तो अननेसेसरी का कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि कोई इस तरह के स्टे को डिसओबे करता है तो क्या होगा? उस कंडीशन में कोर्ट अगर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकता है या फिर 3 महीने के लिए, जो कि 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, उसे प्रिजन में डाल सकता है। बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, जब यहाँ ऐसा लगता है डायरेक्टली कोर्ट यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सामने वाले को बताया जाएगा कि उसके अगेंस्ट इस तरह का स्टे दिया जा रहा है। और इसी तरह
ऑर्डर जो 4 है, ऑर्डर 39 का रूल 4 है, उस 4 में क्लियरली कहा गया है ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में भी डिस्चार्ज वैलिड और सेट असाइड। कई बार ऐसा होता है जब आपका केस किसी भी आदेश के आदेश को या उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर उस न्यायालय द्वारा प्रभावान्वित उसमें फेरफार या अपास्त किया जा सकेगा। क्या होता है, अगर यहाँ पर किसी तरह का जो ऑर्डर 39(1)(2) में दिया गया है उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर उससे डिसमिस भी किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि इंटेंशनली सामने वाला जो कि अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस में नहीं लाए बगैर अगर इस तरह का कोई ऑर्डर दे दिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वह ऑर्डर न्याय के हित में नहीं है। इसमें कुछ केस लॉ और लिख लीजिए। सीजे इंटरनेशनल होटल्स वर्सेस, ये वाला स्पेशल इस पे हाईलाइट कर लेना इसको, सीजे इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड वर्सेस एनडीएमसी 2001। देखिए इसमें क्लियर कहा गया है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें क्लियरली कहा था कि अगर मान लीजिए कि किसी भी केस में टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि प्राइमा फेसी केस में क्या उसकी नीड है, प्राइमा फेसी, नोट डाउन कर लेना इसे। सेकंड इसमें लिखिएगा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। फिर यहाँ पर ये देखा जाना चाहिए कि क्या ये जरूरी है, पहला तो प्राइमा फेसी क्या चीजें हैं उससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सेकंड, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, और थर्ड है इसमें अपूर्णीय क्षति, मतलब आपको इस तरह का कोई डैमेज हो रहा है, अगर इस तरह का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो आपकी जो क्षति है, जो आपका डैमेज है वो बहुत ज्यादा है और इसलिए यहाँ पर ये देना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ इन तीन चीजों को कोर्ट को पहले देखना चाहिए टेम्पररी इंजंक्शन देने के पहले। एक और केस का नाम लिख लो, उसमें प्रकाश जगन्नाथ शिश्वेश्वर वर्सेस, प्रकाश जगन्नाथ शिश्वेश्वर वर्सेस प्रसाद गुर्जर 2010 का ये केस है। अब इंटरिम आप लोग समझते हैं क्या? अभी आप लोगों ने 125 पढ़ा है सीआरपीसी में, उसमें आपने इंटरिम पढ़ा होगा, अंतरिम भरण पोषण। इंटरिम समझते हैं? कोई किसी को भी आता हो तो हाँ कर सकता है भाई। अरे यस मैम, सीआरपीसी पढ़ा था मैम, आईपीसी में आता है ना सभी को। ये केस इसी से रिलेटेड है कि जैसे इंटरिम मेंटेनेंस दिया जा सकता है, अंतरिम भरण पोषण दिया जा सकता है, इस तरह क्या इंटरिम इंजंक्शन दिया जा सकता है। तो ये केस इसके रेफरेंस में लिखना जो अभी मैंने बोला था, प्रकाश जगन्नाथ शिश्वेश्वर वर्सेस। ये छोटी छोटी चीजें कैसी हैं कि हर चीज को हम बुक में मेंशन या प्रोसीजर में या प्रोविजन में मेंशन जैसे नहीं होती हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट के पास अपना इनहेरेंट पावर होता है। सीपीसी में 151 की एक एप्लीकेशन लगाई जाती है जहां पर इस तरह की कोई चीज है जो कि आप कोर्ट से डिमांड करते हैं जो कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक चीज। कई बार क्या होता है, कई सारे फैक्ट्स केस के अलग हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने फर्स्ट टाइम आई हैं। अब उसके लिए तो आप क्या करना, तो कोई ऑर्डर है ना कोई धारा है, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं 151 का एक एप्लीकेशन लगाते हैं, है ना। और 151 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कोर्ट को कई ऐसी चीजों के लिए इनहेरेंट पावर है कि कोर्ट को अगर सही लगता है तो इस तरह का डिसीजन दे सकता है। अब यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या है कि भाई इंटरिम इंजंक्शन अगर कहीं मेंशन नहीं भी किया गया है तो कोर्ट को अगर लगता है तो स्टेटस यथास्थिति के आदेश के साथ यहाँ पर इंटरिम इंजंक्शन भी दिया जा सकता है। ये इसी से रिलेटेड है। इसी तरह क्या किसी चीज में सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया जा सकता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज है और उसमें कोर्ट को सिक्योरिटी या गारंटी चाहिए किसी सामने वाले पार्टी से, तो उसके लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये इसके एक प्रॉपर फुल लेंथ का इसका क्वेश्चन बनता है
ऑर्डर 39 में स्पेसिफिक 1 और 2 जिसमें हम एप्लीकेशन लगाते हैं और 1, 2 के साथ अगर किसी ने उस ऑर्डर की अवहेलना की है तो फिर हम 2A का एप्लीकेशन लगाते हैं। और यहाँ पर इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उसमें इंजंक्शन को आपको किस तरह से इसका आंसर लिखना है, व्हाट इज इंजंक्शन, 39(1)(2) का प्रोसीजर, सम केस लॉस एंटरिम के बारे में लिखेंगे, कब हम गारंटी की डिमांड कर सकते हैं उसके बारे में लिखेंगे, और क्या कोई अगर मान लीजिए कि किसी पोजीशन किसी और के पास है तो उस कंडीशन में क्या होगा। और इसमें एक और लिखना 7 रूल नंबर 7 डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ETC ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रियल केस अभी मैंने आपको बताया था कि भाई डिपेंडेंट ने घर का काम शुरू किया और वादी का पूरा घर तोड़ दिया गया। अब अगर कोर्ट में दूसरे दिन वादी अपीयर होता है तो वो तो बताएगा ना कि भाई मेरे घर को इतना डैमेज हुआ है, तो क्या उसके लिए परिरक्षण किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर कोर्ट को लगता है कि सच में इस व्यक्ति के साथ इसने बहुत ज्यादा डैमेज को बियर किया है और उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, निरीक्षण इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्ट स्पॉट इंस्पेक्शन करवा सकता है। तो यहाँ पर जो रूल 7 है आपका ऑर्डर 39 का, इसमें क्लियरली बोला गया है कि इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, यस मैम। इसी में एक और लिख लीजिए और ऑर्डर 39 के साथ रूल 8 भी लिख लीजिए, और एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस। अब देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं कि एग्जाम के पर्पज से आप लोगों के पास बहुत सारा मैटर है ऑलरेडी, बट इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया 39(1)(2), तो जो मुझे जरूरी लगा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, बट ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कोई ऑर्डर पढ़ते हैं तो एक बार एटलीस्ट वंस आप लोग सारे के सारे रूल्स उसके पढ़ेंगे। उसके पीछे रीजन ये है, जैसे कि 8 में चीजें और ज्यादा, मतलब हर एक चीज आपको नई नई पढ़ने को मिलेगी। आपको नॉलेज, कोई चीज समझ आ जाती है जब कि भाई आपको समझ आ गया कि टेम्पररी इंजेक्शन है क्या, अब उससे जुड़ा सारा का सारा प्रोसीजर आपको आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हो सकता है एग्जाम की पर्पज से हमको ऑर्डर 39 के साथ सिर्फ 4 रूल पढ़ने हैं कि हमने 4 ही रूल पढ़े, पर उन 4 रूल के साथ कम से कम अब ये आपको पढ़ना है कि भाई आप इसके अलावा क्या चीजें पढ़ते हैं, ये आपका काम है। एक मिनट, क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया, पूछ सकते हैं आप लोग। केस लॉस के साथ आपको कुछ सीक्वेंस में इसके आंसर, मतलब सिनॉप्सिस के साथ इसके आंसर लिखने हैं। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना। सबसे ज्यादा कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगाई जाती है, सिविल में बहुत ज्यादा लगाने में आती है। क्यों? क्योंकि सभी को चाहिए फर्स्ट रिलीफ जो होता है वो यही होता है कि आप इमीडिएट जो रिलीफ होता है वो यहाँ पर यही मिल सकता है अगर कोई इस तरह का मैटर है तो। सब्जेक्ट मैटर, सूट, नेचर जो सूट है उसका जो नेचर है वो, उन सब के अकॉर्डिंग ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसमें कुछ केस लॉस के साथ आपको हिस्ट्री को तैयार करना है। अब क्या है, कोई व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम ज्योति पांचाल है और कोई और व्यक्ति भी इस नाम को यूज करता है, बट उसका ये नाम नहीं है, तो क्या उस नाम को रोकने के लिए क्या मैं इंजंक्शन का एक सूट फाइल कर सकती हूँ कि भाई मेरे नाम को यूज किया जा रहा है या उसे रोका जाए? अर्शिया, यस मैम। केस का नाम लिख लो इसमें, मे KG घोसला वर्सेस घोसला एक्सट्रैक्शंस। यस मैम। 1986 है ना। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको कि आप जब इसे पढ़ेंगे ना और वास्ट, तो आपको कई ऐसी नई नई चीजें और पढ़ने को मिलेंगी जो कि हमें पता चलता है कि हाँ ये भी हमारा राइट है। और अगर कोई इस तरह का आपके साथ कोई बिहेवियर करता है, स्टे हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, स्टे लग गया। भाई क्या होता है स्टे? ये वही होता है,
हम सुनते हैं ना, अरे वो डिसीजन है उस पर तो स्टे लग गया, अरे ये चीज हुई उस पर तो स्टे लग गया। तो ये स्टे यही होता है, इंजंक्शन जो होता है ये यही चीजें हैं। क्लियर? एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ आता है कुछ और चीजें तो पूछ लीजिएगा। और जो आपका रूल जैसे 7 में हमने पढ़ा, तो कई बार क्या होता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई प्रॉपर चीजें जानने के लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, उस सब्जेक्ट मैटर को देखा जाए, तो उस वाद के दौरान कोर्ट जैसा भी चाहे वैसा ऑर्डर कर सकता है ना, जिसे बातकालीन आदेश हम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने डैमेज कर दिया, अब मैंने तो नोट डाउन कर दिया, फोटो कहीं और की खींच कर डाल दिया, प्रतिवादी ने फिर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप चाहें तो वहां का निरीक्षण करवा लें। तो अब यहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं उस केस के चलने के दौरान वहां का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, तो फिर कोर्ट इस तरह के ऑर्डर कर सकता है। तो डिपेंड करता है, सारी चीजें डिपेंड करती हैं उस केस से रिलेटेड फैक्ट्स को लेकर कि वो फैक्ट्स कैसे हैं। उसमें अगर जरूरत है तो जो भी कोर्ट को लगता है उस तरह के ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, कल कोई इससे आगे का पढ़ेंगे कल। थैंक यू। थैंक यू मैम।